अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और स्पॉटलाइट में है आज एक बहुत ही खास मेहमान, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जो वफाक की अलामत भी कहलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपसे पूछूंगी, हाल ही में आपने एक ट्वीट की और आपने कहा आप कतार के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि आपको पहली वैक्सीन कब लगेगी। बिल्कुल। तो कब लगेगी आपको पहली वैक्सीन, या लग चुकी? नहीं लगी, मगर ये कि कतार तो एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान का एलीट माशरा इस तरह से रहा है कि कतार कभी भी तोड़ी जा सकती थी, बल्कि आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी कहती भी है कि तोड़ दें आपको तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बुनियादी कर्टसीज हैं माशरे की, लाइन में लगना, एहतियात करना, बुजुर्ग आ जाएं तो उनको रास्ता दे देना, ये तो बुनियादी कर्टसीज हैं हमारे माशरे की। अलबत्ता हुजूम के अंदर ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं। अच्छा, कतार के अंदर वैक्सीन लगवाने के ऊपर मैं समझता हूँ कि दुनिया के अखबारों के अंदर आई हैं, यानी एलीट लोगों ने अमेरिका के अंदर भी ये कतारें तोड़ी और लोगों का वहाँ पर रिजेंटमेंट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये बेइंतहा ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आए कि कतार तोड़ नहीं सकते आप, यानी कोई और वजह हो, कोई रिस्क लेना हो तो उसके अंदर तो हम कतार तोड़कर रिस्क ले लेंगे, हैं, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा है तो रिस्क ले लें। मगर जहाँ कोई रिस्क नहीं है, बेनिफिट है, तो उसमें कतार नहीं तोड़नी चाहिए। ये स्टेटमेंट जरूरी था करना। मगर देखिए, एक तरफ से खदशात बहुत हैं। अगर आप आपकी बरादरी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो कई कहते हैं कि जी हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और उन्होंने कहा है कि जी हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। तो एक राय ये भी थी कि अगर आप जैसे लोग जो इस मुल्क की कमान संभाले हुए हैं, अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो शायद जो दूसरे हैं उनसे सबक हासिल करेंगे, उनकी हिचकिचाहट खत्म होगी। नहीं, बात सही है। हर माशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाते। हमारे यहाँ तो आप पोलियो के एतबार से देख लीजिए ना कि गलत फहमी डाली गई थी, उसको पाकिस्तान ने ओवरकम किया। मगर हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो वैक्सीन नहीं लगाते और कानूनन मजबूर किया जाता है। तो मैंने ये वजन किया कि वैक्सीन लगवाने में ये लीडरशिप दे सकते हैं कि भाई सब लोग वैक्सीन लगाओ, मगर उसको मैंने काउंटर ऐसे किया कि मैंने इजहार कर दिया कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगा जैसे ही मेरा नंबर आएगा। तो मेरा ख्याल से उस चीज को बैलेंस कर दिया मैंने। सदर साहब, जिस ओहदे के ऊपर आप बैठे हैं, इसने बहुत से डिफरेंट किस्म के, आप समझ लें, रोल्स देखे हैं। मगर 18वीं तरमीम के बाद जो एक सदर का रोल है वो खासा तब्दील हुआ है। आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद किस तरीके से जो सदर का रोल है वो चेंज हुआ है? अब मेरी हद तक तो कोई फर्क यूं नहीं पड़ा कि 18वीं तरमीम एक हथौड़ा था जो सदर के हाथ में था कि मैं गवर्नमेंट डिसमिस कर सकता हूं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट, मैं तो जिस गवर्नमेंट के साथ आया हूं वो गवर्नमेंट तो मेरी दिल की ख्वाहिश 26 साल से थी, तो इस बात का इम्कान भी नहीं था। तो वो मेरे लिए 58 टू बी इररिलेवेंट है। मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था, मेरे दोस्तों ने, कि तुम सदारत पर जाओगे तो 2-3 महीने में बहुत परेशान होगे, अपने बाल नोचोगे कि काम कोई नहीं। और मैं समझता हूँ कि बेइंतहा काम है। देखो, बहुत सारे कौम को तब्दील करना, एक तो हुकूमत पॉलिसीज बनाती है? हुकूमत उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, मगर एक कौम के मिजाज के एतबार से बहुत सारे एरियाज हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जिसके अंदर मैं बड़ा फ्रीडम पाता हूँ काम करने की। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी ने ब्रेस्ट कैंसर पर काम किया, नॉन पॉलिटिकल इशू है, सबके लिए एक सही है। मिसाल के तौर पर मैंने औरतों के हुकूक के ऊपर, विरासती हुकूक पर, और औरतों का प्रोटेक्शन माशरे में कि उनकी पब्लिक स्पेसेस बढ़ें, उनका मुकाम हो, उनके मुकदमे जल्दी तय हों, उनके तलाक और खुला के मामलात के अंदर तेज़ी आए, आसानी पैदा की जाए। तो इसके अंदर ये नॉन कंट्रोवर्शियल है। जो इस्लाम हुकूक देता है विरासत के, वो अगर पाकिस्तान में नहीं चल रहे तो सबसे बड़ा मुकाबला हमें ये है कि माशरे को तबदील करना। इतने एरियाज हैं जहाँ मैं ये सारे एरियाज हम देखते रहे हैं, हम बड़े कीनली इसको वॉच करते रहे, और उस हवाले से मैंने आपसे कुछ सवाल भी करने हैं। मगर सबसे पहले जो कंट्रोवर्शियल सवाल है वो मैं आपसे करना, जरूर, वो ये है कि जी तनकीद अब हो रही है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस जारी करते हैं। हाँ, बिल्कुल, राइट। और चूंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती की ये नफी करते हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि सदर पाकिस्तान जो एक सियासी सदर है, एक तरीके से आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं,
क्या आप इस बात के पे खुश हैं कि आपके नाम से ये ऑर्डिनेंसेस जारी होते हैं? असल में लोगों, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि इस दौर के अंदर जितने ऑर्डिनेंसेस निकले हैं, इससे तिगने चौगने 5 गुना ऑर्डिनेंसेस निकल चुके हैं कंपैरेटिव अदवार के अंदर। यानी 2 साल में जितने निकले, शायद हम 48 के करीब हमने निकाले होंगे। आपने तो 55 ऑर्डिनेंसेस, निकाले। ओवर 55% आपके जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस हैं और 51 ऑर्डिनेंसेस आपने निकाले हैं जी, कम से कम। तो 55% जो हैं आपके ऑर्डिनेंसेस हैं एज अपोज टू लॉज। आप मुझे थोड़ा वक्फा दीजिएगा, मैं अपने यहाँ से स्टेटिस्टिक्स मैंने इसकी तैयार की हुई है और मेरे पास आ जाएंगी। मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा कि कितने कम हमने निकाले कंपेयर टू दूसरे अदवार में। उसकी बात अभी थोड़ी देर में गुफ्तगू कर लेंगे ब्रेक के बाद। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप ये बताइए कि अगर ट्रैफिक लाइट बंद हो, बिजली नहीं हो, तो क्या करेंगे? केओस छोड़ दें? केओस छोड़ दें मतलब कानून तो ये कि ट्रैफिक लाइट होगी, अच्छा केओस छोड़ दें। कोई आदमी निकलकर वहां पर ट्रैफिक को गाइड कर दे कि भाई ये जरूरी तो है, ट्रैफिक तो निकलना है ना। तो लिहाजा ऑर्डिनेंसेस की जो कानून के अंदर गुंजाइश है, कानून हमने ब्रेक नहीं किया, मगर आपने जो कन्फ्रंटेशन की कैफियत देखी है असेंबलीज के अंदर, कानून पास ही नहीं हो रहे। यानी मैं तो समझता हूँ 100-150 कवानीन हैं जो जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ कि पास हों। औरतों के हुकूक के हवाले से भी कवानीन है, बहुत सारे कवानीन हैं जो फंसे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि भाई कम से कम पार्लियामेंट डिबेट करे और निकाले। तो ये पार्लियामेंट्री कन्फ्रंटेशन की वजह से ये ऑर्डिनेंसेस की कैफियत है, काम नहीं रुकेगा। मगर आपसे एक उम्मीद थी लोगों की, क्या वो ये थी कानून हालात खराब होने दें, कानून नहीं पास करें। वो ये थी कि जो सदर का रोल होता है वो एक आर्बिट्रेशन का रोल भी हो सकता है, वो एक रिकंसिलिएशन का रोल भी हो सकता है। और 2 साल पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया तो आपने उस वक्त मुझे कहा कि मैं अपना एक चेंबर बनाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर और मैं कोशिश करूंगा और वहां पे मैं जाऊंगा, मैं सारी सियासी जमातों से मिलूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि राह हमवार हो और इस तरह पार्लियामेंट जो है वो चलती रहे और वहां पे जिस तरह के आप कह रहे हैं अहम जो लेजिस्लेशन है वो पास होती रहे। तो आपने वो अटेम्प्ट किया, कोशिश की? अटेम्प्ट किए मगर ये चैम्बर है, वहाँ जाता भी हूँ मैं, है ना। महीने में 1 आध मरतबा जरूर मेरा चक्कर लगता है। जैसे मैंने एक और इनिशिएटिव पकड़ा हुआ है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ द असेंबली। मैं अपनी खुद कोशिश करता था, जब असेंबली में था ना तो मुझे कंप्यूटर मेरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, लैपटॉप, तो मैंने कानून बदलवाया और अब मैं डेस्क पर, हर एमएनए की डेस्क पर लगाना चाहता हूं ताकि वो बटन दबाकर वोटिंग भी कर लें, सारा डेटा उस पर हो, इतने पुलंदे जो कागजात के हैं वो सब खत्म हो, सेविंग ऑन पेपर एंड एफिशिएंसी पार्लियामेंट की बहुत बढ़ जाएगी। तो वो भी जाता रहता हूँ असेंबली में और कोऑपरेशन के लिए इनडायरेक्ट गुफ्तगू भी करने की कोशिश करता हूँ, कभी हो जाती है कभी नहीं होती, मगर मैं सियासी रोल पकड़ना ही नहीं चाहता हूँ। ये देखें, दैट बिकम्स अ पॉलिटिकल रोल, बिहाइंड द सीन्स आर्बिट्रेशन कोशिश कर लेता हूँ। यानी आपको मिसाल दूं, पॉपुलेशन के ऊपर मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से बात की, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान से, है ना, बहुत सारे लोगों से। नहीं, उसके अंदर बात की, ये जो तरावियों के लिए जो उलमा को बुलाया था, मुझे कंसेंसस की जरूरत थी कि एक अच्छा एटीट्यूड उलमा का सबका मिलकर बन जाए, तो उसमें सबसे बात की मैंने। तो बात करने की जरूरत पड़ती है तो इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं ना सदर साहब। और जो आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंसेस आपको जारी करने पड़ जाते हैं चूंकि पार्लियामेंट इस वक्त वो है पॉलिटिकल बहस। अच्छा, उसके अंदर ये जो कन्फ्रंटेशन की कैफियत अपोजिशन ने पकड़ ली है कि अब मिसाल देखें आप, ये जो रेफरेंस दिया सेनेट के इंतखाबात का, जी, है ना, ये कोर्ट में किया रेफरेंस, जी, अच्छा क्या हुआ, मेरी समझ में बात नहीं आता क्या जस्टिफिकेशन है। मैं शायद एक ही मर्तबा प्राइम मिनिस्टर हाउस गया हूँ नवाज शरीफ के दौर में, मैं और इमरान खान साहब, और मुझे याद पड़ता है शायद वो एक्सटेंशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर मीटिंग थी। तो उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने 15 मिनट या आधा घंटा ये गुफ्तगू की कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर पैसा चलता है, बड़ी बदनामी है, इसको ओपन करना चाहिए। अच्छा, सभी कहते रहे। अब ये हुकूमत जब लेकर आई, जिसको लाना चाहिए था, तो ये है कि डिस्कशन नहीं हो रहा। अरे भाई, डिस्कशन पार्लियामेंट है ही इसलिए, जब बिल आएगा तभी होगा ना, है। मगर फिर ये कहो कि हम ये बात नहीं करेंगे और फिर एक्सक्यूज तलाश करें इसको रिजेक्ट करने का कि इसमें नियत खराब है।
भाई अच्छे काम में अगर नियत भी खराब हो, एक ताला आप डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चोरी होगी, तो आप कहें कि जी ये इसलिए ताला डाल रहे हैं कि ये अपने चोरों को रोकना चाहते हैं। मगर सदर साहब, इसके अंदर जो आर्टिकल 226 है वो तो बहुत ही वाजे है। उसके अंदर जो सीक्रेट बैलेट है वो आप सारे इलेक्शंस के अंदर होता है। ओपन बैलेट सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। इसीलिए फिर रेफरेंस भेज दिया। अच्छा, रेफरेंस किस लिए भेजा कि भाई कोशिश कर लो, भाई कोशिश कर लें। सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से वर्डिक्ट नहीं देगी जितनी आसानी से आपने दिया कि बिल्कुल वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर डेलिब्रेट कर रही है, ये भी कोशिश कर ली और ये भी कोशिश कर ली। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया, उन्होंने अपनी तजवीज दी कि जी ये इसके ऊपर बड़ा क्लियर है, कानून बड़ा जब क्लियर सुप्रीम है। कोर्ट इसकी क्लैरिटी आप ही के कन्विक्शन के एतबार से दे देगी तो मान लेना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट इज द इदारा जहां पर हमने एडवाइस लिया। एडवाइस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ गेटिंग इट, तो वो लिया है। मगर मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि एक अच्छा काम, और फिर ये कि जी इसके ऊपर बहस नहीं हो रही। अच्छा, बहस कहाँ करेंगे भाई? टीवी पर कर रहे हो यार, पार्लियामेंट में कर लो, कम्युनिकेट कर लो। क्या करे हुकूमत, क्या करे? पैर पड़े जाकर कि भाई बहस कर लो, इसको गुफ्तगू कर लो। क्या है इशू? यानी लॉजिक एस्केप्स मी। आप मुझे बता सकती हैं कोई लॉजिक के इसके ऊपर लोग राजी ना हो? मगर देखिए, अगर आप ऑपोजिशन को अगर हम एक तरफ कर दें, जो कानूनदान है, वुकला है, आपकी पार्टी से भी मुंसलिक, रेफरेंस को छोड़ दें जी। इंटेंशन के जी इसमें धांधली खत्म हो जाए और ओपन वोटिंग हो जाए। सारी पार्टीज आर कमिटेड टू इट। अब आप बताइए, व्हाई शुड इट बी डन? अलाउ मी, द क्वेश्चन इज दिस कि जितने भी कानूनदान हैं, वुकला हैं, हामिद खान साहब जो आपकी पार्टी के साथ मुंसलिक रहे हैं, उन तमाम लोगों की ये राय है कि अगर एक पार्टी के लोग धांधली कर रहे हैं और वो चोरी चकारी कर रहे हैं या पैसे पकड़ रहे हैं, तो उसका जो मॉरल वेट है आप अदालत पे क्यों डाल रहे हैं? आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बिल्कुल करें, और आप उनके साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ करें। मगर अदालत को जी मैंने वकालत पढ़ी हुई है। अच्छा, तो ये सारे वकील ये कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करो, और ये कहानी बड़ी अच्छी है मेरे लिए और पाकिस्तान के आइन के लिए बहुत जरूरी है। बट आप ये बताइए, उनको अदालत में ले जाओ। ऑलरेडी यार सारा पाकिस्तान इसके पीछे पड़ा हुआ है कि जिनको चोरों को तुम कहते हो चोर चोर चोर, उसको पकड़कर उसको उससे निकालते तो कुछ भी नहीं हो है। तो लिहाजा देयर आर इश्यूज ऑफ प्रिवेंशन। देखो, सीक्रेट बैलेट है कहीं, एंड फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन put up a secret ballot, ठीक है जी, and that means the constitution could not be amended. आपकी क्या ये राय तो नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं, but I presume नहीं, let me complete my argument. अगर आप समझती हैं आइन बदल नहीं सकता 1973 के बाद, तो बदलता रहा है। तो लिहाजा अगर आज के आइन के अंदर अगर लेजिस्लेटर ये महसूस करे कि भाई ये मिसकैरी हो रहा है, इसको चेंज कर दो, तो आप तैयार हो जाएंगे। अच्छा, वो तौर तरीका है, पार्लियामेंट के अंदर ले आए, बिल्कुल सही। आपके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए जिसके तहत आप कानून को चेंज। लिहाजा वो कोई कानून पार्लियामेंट में नहीं लाए जिसके डिफीट होने का इम्कान हो। तो इसका मतलब बहुत सारी अमेंडमेंट्स लोग लेकर आते हैं जो डिफीट हो सकती हैं, आप समझती हैं वो नहीं लानी चाहिए। एटलीस्ट यू टेस्ट द पॉपुलस, लोगों को एक डिबेट क्रिएट करते हैं आप माशरे के अंदर, इवन दो अप्रूव नहीं होगा। मगर सदर साहब, लोग ये कहते हैं, नाकदीन ये कहते हैं कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज लेके आते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट का वेट तो सामने आता है, किस तरफ बात जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर इसीलिए तो जब आप ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं और इसके अच्छा, इसको ऑर्डिनेंस के साथ नहीं मिक्स करो। देखो, अलग अलग बहस कर लें। आप ये बात कर रही हैं, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस के एतबार से, है ना, जो बात हो रही है, तो वो बिल भी लाया गया जी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है जी, बिल लाया गया, फिर अदालत में भी आप गए, अदालत में भी गए, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी आ गया। तो लोग ये भी पूछते हैं कि अगर अदालत में अदालत का वेट तो करना चाहिए था, आप फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पढ़ा है? जी बिल्कुल, मैंने ऑर्डिनेंस पढ़ा है। पैराग्राफ 3 है उसका जी, उसके अंदर आपने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय होगी उसके तहत हम आगे चलेंगे जी। तो पैराग्राफ 3 ये वजाहत करता है, क्योंकि शेड्यूल आ रहा था, शेड्यूल ऑफ द इलेक्शंस आ रहा था। शेड्यूल जब आ जाता है उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकती। आप वाकिफ हैं इस बात से ना? मतलब अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं तो शेड्यूल आ गया तो नथिंग कैन बी चेंज। अच्छा, तो लिहाजा इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में टाइम ज्यादा लग रहा था, तो लिहाजा उस एक्ट के अंदर ये बात डाल दी ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड करके कि अगर सुप्रीम कोर्ट राय देगी कि भाई शोइंग ऑफ हैंड्स होगा तो उसके अंदर रुकावट नहीं बने। दैट इज द ऑर्डिनेंस। लोगों का ये कहना है कि जब आप सेनेट के इलेक्शंस के अंदर वोट डालते हैं तो आप अपना वोट ऑफ कॉन्शियंस डालते हैं,
अच्छा, और तो फिर ये बिल्कुल ये अलग सीक्रेट बैलेट होता है और ये अलाउ होना चाहिए खासतौर पे छोटी पार्टियों को कि आप ये जो वोट है आप डाल सके ताकि आप अपने कॉन्शियंस के मुताबिक राइट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा कोई बहस ही नहीं है इससे। जी, दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना ये भी है जी, और कुछ लोगों का कहना ये है कि बेइंतहा पैसा चलता है। अब आप खुद वजन कर लीजिए। देखो, आई हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन, आप भी बना सकती हैं ओपिनियन। मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं सीक्रेट होना चाहिए, लोग कहते हैं आइन कहता है सीक्रेट होना चाहिए। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजों को सीक्रेट किया है, कुछ चीजों को ओपन किया है, राइट है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे पहला सवाल यही किया था ना, लोग कहते हैं को एक तरफ रख दीजिए। मैंने पहला सवाल आपसे ये किया था कि अगर आइन के अंदर किसी अमेंडमेंट का इम्कान है तो हम मजीद आगे चलते हैं, और अमेंडमेंट का इम्कान नहीं है तो बहस ही नहीं है। अमेंडमेंट का इम्कान है तो इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं इम्प्रूव करने के लिए, दुनिया के सारे आइनों के अंदर आए हैं, सवाए कुरान के किसी चीज़ में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, हर चीज़ में अमेंडमेंट हो सकती है। तो उसके अंदर अगर ये महसूस करते हैं कि ये रास्ता पिछले 50 साल के अंदर ये परेशान कुन रहा है, पैसा चलता है, तो पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस हो जाए या इंटरप्रिटेशन हो जाए कि क्या किया जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आपने नाक़िदीन का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मेथड को छोड़ दीजिए, पहले इशू को जजमेंट ले लें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि सेनेट में पैसा चलता है, लिहाजा इसको खत्म होना चाहिए। मैंने नवाज शरीफ की आपको तकरीर बता दी जब हम मिले थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, आप नहीं चाहते कि इसको पार्लियामेंट में डिबेट किया जाए। देखिए ना, पहले तो आपने कहा कि जी नाक़िदीन कहते हैं सीक्रेट बैलेट की एक बड़ी अहमियत है, मैंने उसको काउंटर किया। अब व्हाट वुड आई वांट के इलेक्शंस बेहतर हो जाएं, एंड आई एम प्रोबिंग ऑल एरियाज ऑफ पॉसिबिलिटीज। मेरा हक है, हुकूमत का हक है, मेरा हक है कि मैं प्रोब कर लूँ, मशवरा ले लूँ। मशवरे में मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आया इट रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट और इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द लॉ, इन द, है ना, प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट का अगर ओपिनियन आएगा तो उस ओपिनियन के रास्ता हमवार करने के लिए इफ इट कम्स पॉजिटिव, हमने ऑर्डिनेंस निकाला कि अगर ओपिनियन देर से भी आ रहा है तो शेड्यूल की वजह से फंस ना जाए, तो दैट्स अ लीगल रास्ता जो हमने दिया है। तो लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। देखिए, इफ द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स इट जी, तो द नेक्स्ट एफर्ट शुड बी कि जैसी मौका मिले फिर ये अमेंडमेंट लाया जाए, क्योंकि ऑपोजिशन भी ये नहीं कह रही कि हमें इतराज है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी आपकी नीयत खराब है, तो लिहाजा इस साल वो तो उसमें आपको जवाब दे दिया ना, उसके कहने से अगर पार्लियामेंट में तो आया था ना बिल, जी और क्या जरिया हो सकता है जी। मगर सदर साहब, कानूनदान ये भी कहते हैं कि ये पहली दफा होगा, अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की राय लेके एक लेजिस्लेशन बनाई जाएगी जो कंडीशनल होगी। कभी भी किसी एक चीज के लिए, एक इंसिडेंट के ऊपर लेजिस्लेशन नहीं बनती है। लेजिस्लेशन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए राय और सुप्रीम कोर्ट की अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। नहीं मिलेगी, ये कानूनदान लिखते रहे हैं अखबारों में, इसके ऊपर कानूनदान से मेरा कहना यह है कि उसकी राय इतना आसान होता जितना आपने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन में फैसला कर देता। यही राय तो ली गई है ना, बजाय इसके कि उस कानूनदान से राब्ता करें जिनका आप रेफरेंस दे रही है। ज्यादा बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राय ले ले। यही राय अगर सुप्रीम कोर्ट दे देगी तो इट विल बी क्लियर, परेशानी क्या है। चले, इसके ऊपर दो राय है, ऑपोजिशन की अपनी एक बात है, पाकिस्तान ऑपोजिशन की अभी तक आपने बात नहीं की, आपने अभी तक सिर्फ ये बात की कि पार्लियामेंट का जरिया आना चाहिए। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ एक जगह तो ये है जो आपने कहा कि कुछ कानूनदान ये कहते हैं कि जी सीक्रेट बैलेट की बड़ी अहमियत है, तो कुछ ऑपोजिशन वाले वो भी कह रहे हैं और कुछ ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप बिल नहीं लाए। मैं कहता हूँ बिल भी आया, मशवरा चाहिए, तो देयर वाज इनफ टाइम। 1-1.5 महीने से बहस हो रही है, इससे कम बहस के अंदर तो बहुत सारे कवानीन पास होते हैं। 95% ऑफ द लॉज आर पास्ड इन 2 डे और 3 डे डिबेट और 4 डे डिबेट, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहस हो जाती, टाइम था बहस करने का। चलिए, इधर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लेट्स और भी बहुत सारे मौजू हैं। सदारती रेफरेंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है, जल्द ही उसका फैसला भी आने वाला है, तो देखेंगे कैसा आएगा। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर। डॉक्टर साहब, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू। डॉक्टर साहब, अभी कंट्रोवर्सी से हम अपनी किश्ती नहीं निकाल सकते। एक और जजमेंट आई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से,
जहां पे उन्होंने जो आपका एक सदारती रेफरेंस आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भेजा था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो मैलिफाइड था। नहीं, एंड द सॉरी, प्रेसिडेंट यू हैव नॉट रेड इट, द प्रेसिडेंट शुड हैव अप्लाइड हिज माइंड। यू हैव नॉट रेड इट। ये उन्होंने जरूर कहा, दैट्स अ माइनॉरिटी जजमेंट। उन्होंने मैलिफाइड नहीं कहा, जो मेजॉरिटी जजमेंट है विच कैरीज। उन्होंने मैलिफाइड नहीं कहा। उन्होंने ये कहा जो माइनॉरिटी जजमेंट है, उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट साहब अपनी तहकीकात करते, और प्रेसिडेंट साहब को पता है कि अगर अपनी तहकीकात करते तो कोर्ट कहता कि भाई सरकारी इदारे अपनी जगह पर हैं, तो अपनी तहकीकात कैसे कर रहे हो, सो लीव दैट असाइड। सो द मेजॉरिटी जजमेंट सेड कि भाई इसको देखो और the matter will be taken up by that. ठीक है, that's the difference of opinion between me and the Supreme Court of Pakistan. Being a student What's of wrong law, with that? judgments में सारी पढ़ती हूँ, तो ये उन्होंने कहा कि it successfully establishes that the worthy president grossly failed to exercise his discretion as mandated under the Constitution, and thus the entire process built thereon leading to the filing of the reference was in violation of the law and the Constitution. My question to you is, yes, agreed. It was not मैलिफाइड। मैलिफाइड किसी ने नहीं कहा, माइनॉरिटी में कहा। Yes. है ना, मैलिफाइड में बड़ा फर्क है। इस तरह के अल्फाज के डिसरिगार्ड ऑफ लॉ, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। माय क्वेश्चन टू यू सर इज के आफ्टर दिस जजमेंट केम आउट, क्या आप समझते हैं कि शायद वो रेफरेंस सही नहीं था, मुनासिब नहीं था? मैं नहीं समझता हूँ। I had two options. इतनी मरतबा मैं कह चुका हूँ, and I wish I could have gone before the court, but I can't go. I was represented, of course, by the वकील there. मगर आप ये बताइए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मैं कह चुका हूँ बार बार, फिर आपसे रिपीट करता हूँ क्योंकि आपने फिर ये सवाल उठाया। मेरे पास रेफरेंस है, मैं क्या करूँ? खामोश बैठूँ, चुपके चुपके उससे ब्लैकमेल करूँ, टीवी को भेज दूँ, अखबार के अंदर ये सारा चलता रहे, या जो कानूनी रास्ता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देख लो भाई, या खुद इन्वेस्टिगेट करूं? आई हैव नो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, ऑल्दो द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द प्रेसिडेंट हैज नो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो मेरे पास तीन रास्ते हैं। इन तीन रास्तों के अंदर जो रूटीन रास्ता है, मैंने एक पहले रेफरेंस भेजा था, नॉट एज अ प्रेसिडेंट, वो दैट वाज अगेंस्ट द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑल राइट, वो मैंने तैयार किया, हियरिंग्स की पब्लिक अकाउंट कमेटी के नीचे। इट टुक मी 8 months and I drafted a reference. It was approved by the National Assembly, sent to the Supreme Judicial Council, and they removed the Auditor General of Pakistan based on my reference which I had drafted. yeah. है ना? तो उस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज द राइट फोरम। यू मे डिसएग्री, बहस नहीं है इसमें, यू मे डिसएग्री, बट आई स्टिल बिलीव कि दैट इज द बेस्ट फोरम टू लुक एट द एलिगेशंस व्हिच हैड कम टू मी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हिच मस्ट हैव डन सम वर्क ऑन इट। उसके बाद आ गया, अब मैं दोबारा तहकीकात करूँ अदर देन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से तहकीकात कराऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से तो मेरे पास एक चीज आ गई, उसका वाहिद रास्ता ये था कि रेफरेंस भेज दूं। क्योंकि सदर साहब उस जजमेंट के अंदर ये भी लिखा था, मैं पढ़ देती हूँ। A strong objection was also raised by learned counsel for the petitioner about the defects inherent in the preparation of the reference. This submission covered 3 main aspects: lack of authorization by the president for investigating the affairs of the petitioner, the complete bypass of the judiciary, कि जो आपकी preparation थी वो काफी नहीं थी, वो नामुकम्मल थी, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो कह रहे हैं ना, बट आई डिडंट अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू टेल देम माय स्टोरी। तो ठीक है, आई एग्री विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट आई हैव टोल्ड यू मेरा इंटेंशन जो था वो मैंने आपको बता दिया। जी, एक और रिसेंटली बल्कि आपने एक ऑर्डिनेंस पास किया, वो नैब के हवाले से था। वो था जी, आपने रीअपॉइंट किया प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को सैयद असगर हैदर को, और एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर दिया। हालांकि 3 साल की वो टर्म सर्व कर चुके हैं, मगर फिर आपने जो रेफरेंस जो है जारी किया, आई थिंक इट इज फॉर अनदर 3 years, आप देख लीजिएगा जी, उसके अंदर वो है मेरे पास, आपका जो है उसके अंदर लिखा हुआ है फॉर 3 years और इवन आफ्टर दैट, तो will be eligible for reappointment for a similar term or terms. हाँ, so, तो उसमें से वो निकाला है,
वो निकाला है कि टर्म और टर्म, यानी अगर तीसरी मरतबा भी हुकूमत करना चाहे तो कर ले, इसमें कोई। मगर इसके ऊपर जी नैब का एक लॉ है और नैब के लॉ के मुताबिक जब ही तो उसको अमेंड किया वो आप टेन्योर ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल जो है सेक्शन 8A3 के तहत आप इसको 3 साल से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। जब ही तो ये ऑर्डिनेंस निकाला है ना, उसी को तो चेंज करने के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। यानी लॉ के तहत थोड़ी निकाला है ऑर्डिनेंस, उस लॉ को चेंज करने के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। और जब असेंबली के अंदर ये जाएगा तो असेंबली उसको अप्रूव करेगी। इसके अंदर ऑपोजिशन ने तंकीद की है कि जी इंडेफिनिट पीरियड के ऊपर आप जितने काम मैं करूंगा जी, अगर आप ये समझती हैं कि ऑपोजिशन ने तनकीद कर दी लिहाजा वो काम गलत था, तो दैट्स अ बैड प्रेमिस। इट कैन नॉट बी लाइक दैट। जो मैंने काम किया, बहुत सारे कामों पर तनकीद होगी, जो मैंने काम किया, देखो पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑर्डिनेंस मेरे पास भेजेंगे, है ना, वो मैं उसको अगर नहीं पास करूंगा तो एक मरतबा भेजेंगे, दूसरी मरतबा वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो द लॉ ऑफ पाकिस्तान सेज आई मस्ट गो अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर सेज। अच्छा, और मैं रोक कर क्या करूंगा? मगर लिहाजा आप ये बताइए मुझे, मैं रोकना भी नहीं चाहता। दीज आर गुड लॉज। और मैंने आपसे वही बहस आ गई, आपने कहा कि ऑर्डिनेंसेस आप दे रहे हैं। मैं आपको गिनती बता दूं, मैंने आपसे वादा किया था कि आई विल गेट माई डेटा इन। जी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, मैंने 2019 में 27 ऑर्डिनेंस पास किए जी, और 2020 में ये नामुकम्मल फेरिस्त है, एक महीने पहले की 14 किए, तो टोटल 41 किए। मुमकिन है नंबर बढ़ गया हो कि 4-5, तो मुझे हमारे दानिशुमार के मुताबिक अराउंड 51 है। फिर 4-5 मुझे याद पड़ता है, तो 45 व्हाटएवर। पीपल्स पार्टी 1994 में 93 ऑर्डिनेंसेस, पीपल्स पार्टी 1995 में 132 ऑर्डिनेंसेस, पीपल्स पार्टी 1996 में 110 ऑर्डिनेंसेस। अब मैं पीएमएल का आपको बता दूं, पीएमएल 1997 में 54 ऑर्डिनेंसेस, पीएमएल 1998 में 22 ऑर्डिनेंसेस। अच्छा कर रहे हैं आप, पिन पॉइंट कर रहे हैं। जब उनसे मैं इंटरव्यू करूंगी, उनसे ये सवाल ये ले जाइएगा मेरे पास से, मैं जरूर आपसे ले जाऊंगी। 1999 में 17 नहीं, अभी और सुन लीजिए, अभी और सुन लीजिए। जब 2/3 मेजोरिटी थी, जब 2/3 मेजोरिटी थी, तो 2015 में 18 ऑर्डिनेंसेस, जब 2/3 मेजोरिटी थी, तो लिहाजा वी हैव फेयर्ड वेरी वेल, है ना। और जब मैं कोई देखो ऑर्डिनेंस आइन के अंदर जायज है, कोर्ट में जाकर लोगों ने चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, तो आप तो कानूनदान है ना, तो कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि दिस इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंसेस, उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो आपको मैंने फिगर्स बताए हैं, 2/3 मेजोरिटी के दौरान भी ऑर्डिनेंसेस की जरूरत थी। तो हमारे यहाँ तो कैफियत ये है कि कोई कानून जितनी तेजी से पास करना चाहती है हुकूमत, जब असेंबली में पास नहीं हो रहे तो वो ऑर्डिनेंस का सहारा ले रहे हैं। बट सदर साहब, चूंकि आप मेरिट की हमेशा से बात करते रहे हैं, इसीलिए ये सवाल उठता है। मैंने आपसे ये कहा था, प्रोसिक्यूटर जनरल को इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप एक्सटेंशन देंगे। ये ऑर्डिनेंसेस निकालना मेरिट नहीं है क्या? नहीं, मगर सर किसी को आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंशन देना। अच्छा, अब आप दूसरी बात आई ना, तो मिक्स मत करो ना, ये क्लोज करना। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल का आइन, लॉ जो बनाया है ना, आइन नहीं है, लॉ जो बनाया है वो असेंबली ने बनाया है। ये सारे ऑर्डिनेंसेस आते हैं उन लॉज को चेंज करने के लिए। उसी के अंदर गवर्नमेंट फेल्ट के एक लॉ चेंज करें कि 3 साल के बजाय 3 साल की एक मजीद टर्म या और टर्म्स। अब ये असेंबली में जब आएगा तो ये कानून पास होगा, ये रिजेक्ट होगा। चले ऑर्डिनेंसेस को अब साइड पे रखते हैं। वेरी गुड, बिकॉज़ माय आर्गुमेंट हैज प्रिवेल्ड, क्योंकि देयर इज अ क्लियर कंपैरिजन, योर आर्गुमेंट, देयर इज अ क्लियर कंपैरिजन, देयर इज नो डिबेट, सो देयर इज यू नो देयर इज नो प्रिवेलिंग। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि चूंकि आप मेरिट में यकीन करते हैं, तो एक प्रोसिक्यूटर जनरल को जब आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंशन देते हैं, बात कर लेना, ऑर्डिनेंस तो की बात तो हो गई ना, करेंगे ना जी, ऑर्डिनेंस की बात तो मेरिट पर हो गई। अच्छा, अब जब प्रोसिक्यूटर जनरल की भी मैंने आपको बताया ना, दोनों व्हेन यू मिक्स अप टू आर्गुमेंट्स इट डजंट मेक सेंस। प्रोसिक्यूटर जनरल की बात मैंने आपको ये बताया कि कानून के अंदर उसको 3 साल के लिए था। ये ऑर्डिनेंसेस कानून बदलने के लिए आते हैं और फिर पार्लियामेंट में जाएंगे। तो इफ द गवर्नमेंट फील्स के ये कानून बदलना पड़ेगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस आया है बाय रीजन जो हमने अभी बहस की, और अगर ये कानून नहीं पास होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ चीजें आपने ऐसी भी की जो बहुत अच्छी थी, जिस तरह आपने एंटी रेप लॉ, एंटी रेप ऑर्डिनेंस पास किया। We'll come to that, but there's no comparison. देखो, these are legal necessities. The question is that 120 days के बाद जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो जाता है।
वो लैप्स हो गए, कई एक हुए। मगर फिर मेरा सवाल ये उठता है कि देन यू आर बैक टू द नो यू 120 डेज के बाद जब लैप्स हो जाता है तो इसका मतलब ये कि हुकूमत का एफर्ट पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये चलेगा। व्हाई डू यू वांट टू टेक एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज मेलाफाइड? कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है इसी वजह से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इजाजत देता है वो मेरिट कॉन्स्टिट्यूशन का है, एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की है, मेरी नहीं है। मगर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ऑर्डिनेंसेस लॉन्जिविटी नहीं है, मतलब वो परमानेंट नहीं है, एक्ट ही परमानेंट है। आपका सवाल का जवाब मैंने दिया। तो अगर जो आप अच्छी तरमीम भी करते हैं या ऑर्डिनेंसेस लाते हैं, जिस तरह के एंटी रेप ऑर्डिनेंस, एक बहुत अच्छा, सबने उसको अप्रिशिएट किया, सराहा, मगर उसको अगर आप यू आर मेकिंग जजमेंट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑर्डिनेंसेस। नहीं, आई एम सेइंग कि अगर आप पार्लियामेंट के साथ एंटी रेप ऑर्डिनेंस आपको पसंद आ गया नहीं, अगर और ये ऑर्डिनेंस नहीं पसंद आया तो डोंट मेक जजमेंट। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है ना कि एंटी-रेप ऑर्डिनेंस इज अ गुड ऑर्डिनेंस। इट्स द गवर्नमेंट्स राइट अकॉर्डिंग टू द आइन ऑफ पाकिस्तान। ये हुकूमत का हक है कि कोई चीज ऑर्डिनेंस के जरिए लाए इंटरिम पीरियड के लिए, और अगर पार्लियामेंट में पास हो जाए तो वो परमानेंट हो जाएगा, और नहीं पास होगा तो ठीक है। ये आपका मौकफ है। नाजरीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी पर। सर, एक आपने स्टेटमेंट दी 8 मार्च 2020 को, और आपने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो हमारे तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं आ रहा। तो ये आपने स्टेटमेंट क्यों दी? 2020 में दी थी जी, आपने 8 मार्च 2020 में। कोई खबरें ऐसी आई होंगी जो उस वक्त मुझे बॉदर कर रही होंगी। अच्छा, है ना, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मगर आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर रहा है। मेरी तवक्कुआत पर मैं समझता हूँ इट शुड बी मोर एफिशिएंट। मैं समझता हूँ, मैंने आपसे शुरू के अंदर गुफ्तगू की कि कौम ये एक्सपेक्ट करती है कि आपने करप्शन की आइडेंटिफाई किया, दुनिया ने पनामा में आइडेंटिफाई किया, आपने किया, बट रिकवरीज कितनी हुई? सो दैट्स एन अनॉमली, जिसके लिए मैं समझता हूँ नैब शुड बी मोर एफिशिएंट और शुड बी डूइंग मोर। कैसे और करे? मतलब मेरे ख्याल से इनकी प्रोसिक्यूशन एबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, इनकी प्रोसिक्यूशन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। ये जो फाइनेंशियल क्राइम लॉज होते हैं ना, ये दुनिया भर के अंदर इट्स अ वेरी बिग एफर्ट टू ग्रैपल देम। हमारे नैब लॉ से इंग्लैंड ने सीख कर कानून बनाया, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, है ना। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर बिल्कुल वही है जो नैब कहता है कि भाई तुम्हारे पास ये मकान है, ये तुम कहाँ से लाए बताओ। उन्होंने भी यही किया कि तुम्हारे पास ये असासा है, तुम बताओ कहाँ से आए। तो पीपल हैव लर्न फ्रॉम द नैब ऑर्डिनेंस। तो आई थिंक एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि चोर को घर तक पहुंचाए। अर्दशीर कावस जी जो साहब थे, शायद आपको नाम याद हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो लिखते थे, अच्छा वो बड़े मजे से गुफ्तगू भी करते थे, मगर लिखते थे कि कोई चोर जो है ना वो रसीद छोड़कर नहीं जाता। तो लिहाजा इट हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड इशू थ्रू आउट हिस्ट्री, नॉट नाउ, थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इट शुड इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। सदर साहब, आपके लिए और बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। वी हैव नॉट येट इवन स्क्रैच द सरफेस। तो आप फंस जाती है ना किसी एक दो में, आप वैरायटी में आए। अब हम वैरायटी में आएंगे। कभी आप हमारी बात मान लें क्योंकि आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, कभी बहस छोड़ दें, आगे चलें। तो सर, इंटरव्यू का काम है, हमने भी सवाल करने होते हैं। जिस तरह आपने अपनी सियासत करनी होती है, हमने अपनी सहाफत करनी होती है। नहीं, हम सियासत नहीं कर रहे अब हम तो प्रेसिडेंसी में बैठकर, नहीं बिल्कुल, हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, मगर ये क्योंकि ओपिनियनेट करता हूँ, क्योंकि जो चीजें मुझे छूती हैं एट द प्रेसिडेंसी, ऑर्डिनेंसेस है, कानून है, तो आई हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड आई हैव टू जस्टिफाई माय ओन एक्शंस। और चूंकि आप वफाक की एक अलामत हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको छूती भी हैं, जिसके बारे में आपने अपना इजहार भी किया है, उसके ऊपर भी हम आपसे पूछेंगे। मगर नाजरीन, ये हिस्सा इस प्रोग्राम का खत्म होता है। जो बकिया हिस्सा है इस प्रोग्राम का आप कल देख सकेंगे रात 10 बजे, सिर्फ आज टीवी पे। देखना ना भूलिएगा। हमारे साथ होंगे जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी।